महाराष्ट्र में एक बड़ी राजनीतिक उठापटक देखने के लिए मिली है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद। इस तरह से इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को आम आदमी पार्टी देख रही है। देखिए, मैं पहले आपको 11 सेकंड का भोपाल में दिया गया मोदी जी का ये भाषण सुनाना चाहता हूँ। ये ध्यान से। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। आप मुझे बताइए कि नरेंद्र मोदी जी को अभी 2 दिन पहले तक ये पता था कि 70,000 करोड़ का घोटाला एनसीपी ने किया है, और आपने उसी दल को बुलाकर राजभवन में बिठाकर उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया, मंत्री बना दिया उनके लोगों को। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं देश को? मोदी जी ने इसी भाषण में कहा, मोदी की एक गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी है। तो अब तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि मोदी जी, अब आपका नारा बदल गया है। मोदी की गारंटी है, हर घोटालेबाज को मंत्री बनाने की गारंटी है। यही कर रहे हैं मोदी जी। आज भक्तों को कितना आघात लगा होगा, वो बेचारे सदमे में हैं कल से। जिस एनसीपी के खिलाफ मुहिम चलाते थे, जिस एनसीपी के नेता अजीत पवार को चक्की पिसिंग करते थे देवेंद्र फडणवीस, आज वही लोग उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। और आप सोचिए, बेचारा वो एक किरीट सोमैया इनका नेता है, हसन मुशर्रफ का 100 करोड़ का घोटाला खोल के दिखा रहा था, वो कल से मुंह छिपाए फिर रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी महाभ्रष्ट लोगों का एक बड़ा समूह है, और मैं इसीलिए बार बार इस बात को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश ही नहीं, दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। मोदी जी के जो करीबी मित्र हैं वो लाखों करोड़ का घोटाला करते हैं। जिन जिन राज्यों में जिन सरकारों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, उस पर ईडी की जांच शुरू करते हैं, सीबीआई की जांच शुरू करते हैं, धमकाते हैं विधायकों को, डराते हैं विधायकों को, और फिर अपनी पार्टी में उसको शामिल कर लेते हैं, सरकारों को तोड़कर गिरा देते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप पूरे देश में उठाकर देखेंगे, जिन लोगों पर भी ईडी की सीबीआई की जांच चल रही थी, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे वो शिवराज सिंह हो, चाहे वो येदियुरप्पा हो, चाहे वो शुवेंदु अधिकारी हो, या फिर हसन मुशर्रफ हो, या अजीत पवार, छगन भुजबल हो, इनको सबको आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। सोशल मीडिया पे आप कैंपेन चला रहे हैं वॉशिंग पाउडर के नाम से। महाभ्रष्ट मोदी वॉशिंग पाउडर, उत्तर प्रदेश में आज हम ये अभियान चलाने जा रहे हैं। ये महाभ्रष्ट मोदी वॉशिंग पाउडर से किसी के भी भ्रष्टाचार को, किसी भी के दाग को, किसी के गुनाह को धुला जा सकता है। तो आज इस पर हम लोग एक वीडियो कैंपेन, सोशल मीडिया पे पोस्टर कैंपेन चलाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नया वॉशिंग पाउडर निकाला है, महाभ्रष्ट मोदी वॉशिंग पाउडर। सारे दाग चुटकियों में धुले। जितना भी अपराध आप करते हो, भ्रष्टाचार करो, बलात्कार करो, लूट करो, डकैती करो, गुंडागर्दी करो, बीजेपी में शामिल हो जाओ, आप साफ सुथरे हो जाओगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के बाद कम से कम नैतिकता पर, भ्रष्टाचार के मामले में, इन सारे विषयों पर बीजेपी को कोई भाषण देने की, उपदेश देने की जरूरत नहीं है। उनको ये साहस नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, ईडी का किस तरीके से आप खुलेआम दुरुपयोग कर रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति के ऊपर 3 दिन 4 दिन पहले ईडी के छापे होते हैं, वही राजभवन में पहुंचकर शपथ लेता है मंत्री की, कैबिनेट मंत्री बन जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए। क्या ईडी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का दल तोड़ने के लिए, विधायकों को धमकाने के लिए एक मजबूत माध्यम बन गया है? सवाल ये भी है कि क्योंकि शरद पवार उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, और ऐसी स्थिति में जो विपक्षी दलों की एकता है, क्या उस पर असर पड़ेगा? जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में हुआ है, क्या विपक्षी दलों की जो एकता है वो अब कमजोर पड़ जाएगी? इसको किस तरह से देखें? देखिए, जो जनाधार वाली पार्टियां होती हैं, आप उसका इतिहास उठाकर देखिए। खास तौर से मैं बात करूंगा बीएसपी की। बीएसपी की पूरी पार्टी टूट जाती थी। काशीराम जी उस समय उसके नेता थे, और हर बार बीएसपी का वोट शेयर बढ़ता था।
क्योंकि जो मतदाता है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। वो महसूस करता है कि भाई हमने तो बीएसपी को वोट दिया, इनको विधायक जिताया, बनाया, और ये लोग टूट के चले गए। तो इसलिए जब भी ऐसा घटनाक्रम होता है तो उसका फायदा उस पार्टी को मिलता है जिसके साथ छल कपट और धोखा होता है। जैसे मैं महाराष्ट्र के संदर्भ में बात करूं तो आज उद्धव ठाकरे जी की पॉपुलैरिटी निश्चित रूप से उनकी पार्टी तोड़ने के बाद बहुत तेजी से महाराष्ट्र में बढ़ी है। एनसीपी की बात करूं तो इसके परिणाम तो आगे देखने को मिलेंगे, लेकिन जिस तरीके से इनकी पार्टी को तोड़ा गया और 2 दिन पहले मोदी जी ने 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया और फिर उन्हीं लोगों को मंत्री बना दिया, निश्चित रूप से एनसीपी को भी शरद पवार के गुट को इसका फायदा मिलेगा, ऐसा लगता है। बाकी अब चुनाव परिणाम आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। मेरा सवाल है विपक्षी दलों की एकता को लेकर, क्या उस पर नुकसान होगा? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसका असर दिखेगा और ये एक तरह से सीधे तौर पर निशाना भी? मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि पटना की बैठक के बाद भोपाल का भाषण और महाराष्ट्र की कार्रवाई इस बात का सीधा संकेत है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, और उनको लग रहा है कि 2024 उनके हाथ से जाने वाला है। मेरा सवाल अगला यूसीसी को लेकर है। आम आदमी पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि सैद्धांतिक तौर पर वो साथ है, यूसीसी लागू होना चाहिए। फिलहाल जो अलग अलग वर्गों से आवाजें आ रही हैं, आपका क्या मानना है? संसद सत्र भी शुरू होना है तो ऐसी चर्चा है कि आ जाए। ऐसा है कि धारा 44 संविधान की कहती है कि सभी समुदायों से बातचीत करके जो भी सरकार होगी वो यूसीसी लाने का प्रयास करेगी, उसमें लिखा हुआ है साफ तौर पे। क्या इन्होंने कोई ईमानदारी से प्रयास किया? क्या सिखों के समूह से बातचीत की, जैन समूह से बातचीत की? और अलग अलग धर्मों के अपने अपने कानून हैं। सिखों में आनंद मैरिज एक्ट है, लंबी लड़ाई के बाद 2012 में उनको मिला। जैन धर्म के लोगों के बीच में संथारा का कानून है। इस देश के अंदर आदिवासियों को बहुत सारे अधिकार और प्रोटेक्शन मिले हुए हैं संविधान से, जैसे जमीन के मामले में और बाकी मामलों में। नॉर्थ ईस्ट की बात अगर आप करें तो 371 के जरिए उनको तमाम अपने रीति रिवाजों में, धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में, जमीन के मामले में उनको अधिकार मिले हुए हैं। और नागालैंड और मिजोरम को तो यहाँ तक अधिकार मिले हुए हैं कि उनकी विधानसभा की मंजूरी के बगैर केंद्र भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। बीजेपी सबसे ज्यादा क्या बात करती है? कहती है गोवा का यूसीसी लागू करेंगे, गोवा का यूसीसी लागू करेंगे। पंकज जी, गोवा का यूसीसी पढ़ा है बीजेपी वालों ने? उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है अगर एक हिंदू महिला को बेटा नहीं होता तो हिंदू पति दूसरी शादी करने का अधिकार रखता है। ऐसा बिल अगर पार्लियामेंट में हमारे बीजेपी के मित्र लाएंगे तो उनकी पत्नियां बेलन लेके दौड़ा लेंगी उनको। इसलिए बात सार्थक दिशा में होनी चाहिए, सभी समुदायों से बातचीत होनी चाहिए और उसके बाद एक कंसेंसस बना के आप यूसीसी के ऊपर काम कीजिए। आपकी मनसा ही नहीं, 9 साल तक तो मोदी सरकार भांग खा के सोती रही। जब 10 महीने चुनाव करा गया तो अब कह रहे हैं यूसीसी लागू करना है। तो इसलिए इनकी मनसा पर बुनियादी तौर पे सवाल है। और मुझे लगता है कि अब बीजेपी से एक सवाल आप लोगों को जरूर पूछना चाहिए। नागालैंड की एनडीपीपी ने, जिसमें बीजेपी के 5 मंत्री हैं, उसने इस बिल का विरोध कर दिया। क्या बीजेपी के मंत्रियों ने इस्तीफा दिया? मेघालय के संगमा ने यूसीसी का विरोध कर दिया। उस सरकार में बीजेपी के मंत्री शामिल हैं, क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? मिजोरम ने इस कानून का विरोध कर दिया। तो नॉर्थ ईस्ट वैसे ही जल रहा है। आप देश में एक और बड़ा बवाल खड़ा करने से पहले कम से कम सबसे बातचीत तो करिए, सबकी सहमति तो बनाइए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो कार्रवाई है इनकी, वो बिना सोचे समझे और एक तरफा यूसीसी की ओर ये बढ़ रहे हैं। हमारी पार्टी का मत है कि सबसे आप बातचीत कीजिए। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि केंद्र सरकार की कैबिनेट में रिशफल की चर्चा है, चुनाव है अगले साल, उससे पहले किस तरह से इस चर्चा को देखते? देखिए, मैं तो सिर्फ इस चर्चा को एक ही रूप में देखता हूं। मोदी जी ने भोपाल में कहा था, ये मोदी की गारंटी है, एक एक घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी है। अब मोदी जी का नारा बदल गया है, ये मोदी की गारंटी है, एक एक घोटालेबाज को मंत्री बनाने की गारंटी है। तो मुझे लगता है कुछ घोटालेबाज और मंत्री बन जाएंगे केंद्र में। जो भी रिसफल होगा देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सिंह, सीधे तौर पर केंद्र की भाजपा शासित सरकार पर हमला करते हुए
देखना यह भी होगा कि आने वाले दिनों में उस उठापटक का असर विपक्षी दलों की बैठक पर भी किस तरह से होता है। पंकज जैन, दिल्ली।